नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों, और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हमारा जो चैप्टर है वंशागति या तथा विविधता के सिद्धांत, इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में हमने बेसिकली पढ़ा था। और ये क्या है, ये आपके आनुवंशिक विकार हैं, जिनको हमने क्या देखा था कि ये किस तरह से वंशानुगत होते हैं, मतलब माता पिता से बच्चों में किस तरह से जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में हमने पढ़ा था। आप उसमें आपका वर्णांधता भी था, हीमोफीलिया था, और ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में हमने सिकल सेल एनीमिया हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में डिस्कस कर लिया। और किस तरह से ये इनहेरिटेड हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये भी हमने देख लिया था। आप प्लीज़ जा करके, जो भी बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं उसको जा करके चेक करिए, वीडियो को देखिए। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, जो क्लियर नहीं हुए होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। 2 टॉपिक मैंने लिया हुआ है, जिसमें एक बचा रह गया था, पेडिग्री एनालिसिस का टॉपिक जो रह गया है वो मैं आज कराऊंगी। और ट्विंस का जो पैटर्न है वो भी हम आज थोड़ा सा देख लेंगे। यही 2 टॉपिक हैं हमारे बचे हुए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको मैं अलग से लेकर के आई हूँ पढ़ाने के लिए। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? वंशावली विश्लेषण इसको बोला जाता है, वंशावली विश्लेषण इसको कहा जाता है। एक सेकेंड। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है बच्चों? ये किया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखा जा रहा है कि हम जो चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो लक्षण होते हैं वो माता पिता से बच्चों में जाते हैं, फिर जब वो माता पिता बनते हैं तो उनके बच्चों में जाते हैं। यानी कि हर लक्षण जो हो रहा है, जो मोस्टली जेनेटिक आपके कैरेक्टर्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी माता पिता से उनकी संतानों में ये क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है, तो इसी में क्या हो रहा है, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, रोगों के बारे में। और कौन से रोग? जो आनुवंशिक रोग हैं आपके, ये भी क्या होंगे, माता पिता से बच्चों में जाएंगे। तो इसी को स्टडी करने के लिए, इसी का अध्ययन करने के लिए कि किस तरह से जो रोग हैं, जो आनुवंशिक रोग हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, और ये इसके स्थानांतरित होने का पैटर्न क्या है, एक प्रारूप क्या है, किस रूपरेखा में ये जो है ये स्थानांतरित हो रहे हैं। इसी अध्ययन को कहा जाता है आपका वंशावली विश्लेषण कहा जाता है, या पेडिग्री एनालिसिस इसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए ये मैंने रखा हुआ है ताकि आपको समझ भी आ जाए कि बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। इस समस्या को हल करने के लिए, कौन सी समस्या को हल करने के लिए, माफ़ कीजिएगा, आई थिंक ये हाफ आ गया था, जो रोगों का या विभिन्न कैरेक्टर का स्थानांतरण हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन स्थानांतरण हो रहा है, और ये किस तरह से स्थानांतरित हो रहा है, ह्यूमन बींग्स में थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि एक मनुष्य का एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है, जो जीवन की अवधि होती है, वो ऑलमोस्ट 70 साल तक होती है। कुछ पहले के जो होते थे, पहले के जो हमारे पूर्वज जो होते थे, कुछ जनरेशन पहले आप जाएंगे तो वो 80 साल 90 साल, इवन कुछ लोग जो है वो 100 साल क्रॉस भी करके उनकी आयु होती थी। ठीक है ना? तो अब इस आयु में क्या है कि जो उनकी जनरेशन है उसमें थोड़ा सा स्टडी करना मुश्किल था। हमने ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल देखा था, जिसमें मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला को क्यों चूज़ किया था क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की स्टडी करने के लिए, क्योंकि भैया उसका जो लाइफ स्पैन है बहुत कम है, 4 हफ्ते में नई जनरेशन उसको मिल जा रही है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये जनरेशन, नई जनरेशन को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि टाइम जो है, समय अवधि जो है वो बहुत अधिक है। इसीलिए एक पैटर्न बनाया गया जिसको क्या कहा जाता है, वंशावली अध्ययन कहा जाता है, जिसमें हमने कुछ साइन को रखा हुआ है, सिंबल्स को रखा हुआ है, और इसी के बेसिस पर हम चेक करते हैं कि ऐसा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हो सकता है। ठीक है, और इसी समस्या को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, वंशावली विश्लेषण को लाया गया था। इसका आशय क्या है, वंशावली विश्लेषण क्या किया जाता है, किसी भी लक्षण विशेष की वंशागति किसी वंश के इतिहास का अध्ययन करती है। यानी आपके पूर्वजों में किस तरह का लक्षण था, फिर आपके पूर्वज से आप में किस तरह के लक्षण आए, उसके बारे में स्टडी किया जाता है।
और इसी प्रकार किसी वंश का अनेक वंश तक का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, वंशावली विश्लेषण कहा जाता है, पेडिग्री एनालिसिस इसको कहा जाता है। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस क्या है बच्चों, अगर आपको इसकी परिभाषा बतानी हो तो बेसिकली क्या है कि लक्षणों की वंशागति पूर्वज से बच्चों में या माता पिता से बच्चों में, फिर माता पिता से बच्चों में, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से स्थानांतरित हो रही है, इसी का अध्ययन किया जाता है। और इसके अध्ययन को सुविधानुसार बनाने के लिए कुछ पैटर्न सेट किए गए, इसी पैटर्न को क्या कहा जाता है, वंशावली विश्लेषण कहा जाता है। एक सेकेंड, वंशावली विश्लेषण इसको कहा जाता है। तो कुछ सिंबल बनाए गए इस विश्लेषण को अध्ययन करने के लिए, क्योंकि हम ग्राफ के माध्यम से इसको समझेंगे। ये देखें, स्क्वायर में ये जो है स्क्वायर, ये आपके मेल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये क्या है, ये नर है। और ये सर्कल रहेगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मादा को, फीमेल रहेगी। ठीक है, ये जो आपका रोम्बस शेप में बना हुआ है, ये क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड है, यानी आपके ना तो मेल होगा ना ही फीमेल होगा, ये इंटरसेक्स हो सकते हैं, और दूसरे जो आपके जेंडर होते हैं वो हो सकते हैं। बेसिकली हमें जेंडर के बारे में नहीं पता है, ठीक है, सेक्स के बारे में नहीं पता है, आई वुड से। उसके बाद क्या हो रहा है, अगर आपका डार्क शेप में बना हुआ है, ठीक है, ये अफेक्टेड मेल है, ये अफेक्टेड फीमेल है, और ये अफेक्टेड वो पर्सन है जिसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है, जिसके सेक्स के बारे में हमें नहीं पता है, जेंडर के बारे में हमें नहीं पता है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो यानी कि क्या हो रहा है, लड़का और लड़की की क्या हो चुकी है, शादी हो चुकी है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये है लड़का, और ये क्या है, ये है लड़की। इन दोनों की शादी हो चुकी है। इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक लाइन से जोड़ देंगे तो ये बताएगा कि इनकी शादी हो चुकी है। ठीक है, अब अगर यही सेम पैटर्न आपको दिखे और ये डबल लाइन से दिख रहा है, डबल लाइन से दिख रहा है, तो ये बताता है कि जो शादी हुई है वो क्लोज्ड रिलेशन में हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे क्या होता है समुदाय में, धर्म में क्लोज्ड रिलेशन में शादी होता है। ठीक है ना, जैसे आप इस्लाम में ले लीजिए, साउथ इंडिया में देखेंगे तो क्लोज्ड रिलेशन में शादियां होती हैं। ठीक है, चाचा के लड़के से या मामा की लड़की से, या इस तरह से शादियां होती हैं। तो ये जो है, ये डबल लाइन से अगर दिखाएगा तो ये क्या है आपका, ये क्लोज्ड रिलेशन में हुई वाली जो शादी हुई है, क्लोज्ड रिलेशन में शादी हुई है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, जिसको क्या कहा जाता है, कॉन्सैंजिनियस मेटिंग कहा जाता है इसको। ठीक है ना, आपस में जो शादी होती है उसको कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो शादी हो गई, लड़का लड़की की शादी हो गई, उसके बाद शादी के बाद क्या होगा, बच्चे पैदा होंगे। तो जो बच्चे पैदा होंगे उसको हम इस डायग्राम से, इस तरह से डायग्राम बना करके दिखाएंगे। ये जो कपल हैं, हस्बैंड वाइफ है, इनके कितने बच्चे हैं, एक लड़की है और एक क्या है, लड़का है। ठीक है ना, ये लड़की है और ये क्या है आपका, ये है बॉय, लड़का है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए, ये आपके अफेक्टेड हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, डार्क कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, ये अफेक्टेड हैं। ये जो है, ये क्या है, ये शादी हो गई है, लड़का लड़की की शादी हो गई है। जो बच्चा हुआ, और कौन सा बच्चा है, ये बॉय है, क्या है, ये लड़का है, बॉय है, और ये क्या है, अफेक्टेड है। पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। ठीक है ना, यानी ये जो है, ये आनुवंशिक डिजीज से क्या हुआ है, ग्रसित हुआ है। ठीक है, अब ये डिजीज कहाँ से है, क्योंकि मेल में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स ये म्यूटेशन की वजह से डिजीज हुआ है इसको। ये क्या हुआ है, म्यूटेशन की वजह से ये क्या हुआ होगा, ग्रसित हुआ होगा रोग से। अब ये जो आपका रोम्बस शेप में दिखाया गया है और यहाँ पे 5 लिखा गया है, यानी यहाँ पे 5 पर्सन को दिखाया गया है, 5 लोग हैं यहाँ पे, जिनका क्या है, सेक्स जो है वो अनस्पेसिफाइड है। यहाँ पे क्या है, ये 5 लोग हैं। तो 5 लोगों को इस तरह से दिखाने के बजाय इसने क्या करा, इस शेप में क्या कर दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसा पैटर्न बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है जिसमें 5 बना हुआ है, तो 5 लड़के हैं, और अगर ऐसा बना हुआ है तो 5 लड़कियां हैं। ठीक है, ये है आपका। एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, स्क्वायर में है मेल है, सर्कल है फीमेल है, रोम्बस शेप में बना हुआ है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, डार्क में है, कलर्ड है, डार्क है,
तो क्या है, अफेक्टेड हैं। और लड़का और लड़की सिंगल डॉट से क्या, सिंगल लाइन से जुड़े हुए हैं तो शादी हो चुकी है। अगर डबल लाइन बनी हुई है तो क्लोज रिलेशन में शादी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक आपका ये एक जनरेशन को दिखाएगा। बेसिकली यहाँ पे दो जनरेशन है, ये हो गया आपके मम्मी पापा, फिर मम्मी पापा से क्या हो गए, बच्चे आ गए, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक जनरेशन को दिखा रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, पेरेंट्स विद मेल अफेक्टेड चाइल्ड। अब यहाँ पे क्या हो गया, लड़का लड़की की शादी हो गई, और ये क्या है, ये आपका जो लड़का पैदा हुआ इन मम्मी पापा से, मतलब हस्बैंड वाइफ से, ये लड़का क्या हो गया, बेचारा अफेक्टेड हो गया, इस किसी रोग से ये क्या हो गया, ग्रसित हो गया है। ये क्या है, ये 5 ऐसे लोग हैं जिनका सेक्स अनस्पेसिफाइड है। अगर यही आपका स्क्वायर शेप में होगा तो ये 5 लड़के हैं, सर्कल शेप में होगा तो 5 क्या हैं, लड़कियां हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, एक और चीज़ है भी थोड़ा सा इसमें और है, ये वाला पैटर्न, इसको मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो ये क्या है आपका, ये है लड़का लड़की की शादी हो चुकी है। अब ये जो शादी हुई, अगर आपका ये ऐसे बना हुआ है, ट्रायंगल शेप में बना हुआ है, ठीक है ना, और ये दोनों क्या है, ये 2 बच्चे हैं, 2 सर्कल बना हुआ है, सर्कल मतलब क्या, लड़की, तो 2 सर्कल बना हुआ है, 2 लड़कियां हैं, और दोनों ही आपस में एक डॉट से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या, शादी हुई है, नहीं शादी नहीं हुई है, ये दोनों ही लड़कियां क्या हैं, जुड़वा बच्चे हैं, दोनों क्या हैं, जुड़वा बच्चे हैं, और दोनों ही सेम दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, कोई भी अंतर इसमें नहीं होता है। ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। अब ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक जैसे बच्चे कैसे दिखते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ से जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो कि क्या हैं, शक्ल में, बिहेवियर में और बाकी चीज़ों में क्या है, सेम है। बिहेवियर में नहीं, बट शक्ल और देखने में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ से 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन ये लड़का लड़का हो सकता है, लड़की लड़की हो सकती है, और ये क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। चेहरा अलग हो सकता है, हाइट अलग हो सकती है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, डाइजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। इन बच्चों को क्या कहा जाता है, डाइजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। अब अगर आपने क्या करा, ये स्क्वायर बना है और एक लाइन खींच दी, सर्कल बना है, एक लाइन खींच दी, इसका मतलब है ये पर्सन की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। यानी कि अगर आपके ग्राफ में इस तरह का पैटर्न बना रहेगा तो ये जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस पर्सन की क्या हो चुकी होगी, डेथ हो चुकी होगी, ठीक है। अब आते हैं क्या, ये जो आपका इस तरह से एक डॉट बना करके ये शेप बना हुआ है, यहाँ पर दिखाया गया है कि जो बच्चा है बेसिकली वो क्या हो चुका है, पैदा नहीं हुआ है, अबॉर्शन हो चुका है, या उसका जन्म अभी नहीं हुआ है, ठीक है। या तो बच्चा अबॉर्टेड है, हो चुका है, या तो उसका जन्म भी नहीं हुआ है। ये जो शेप बन रहा है, ये पैटर्न जो दिख रहा है, ये क्या है आपके, ये हेट्रोजाइगस हैं, और ये जो दिखेंगे ये आपके कैसे कैरेक्टर पर दिखेंगे, ये आपके ऑटोसोमल्स होंगे, यानी ये सेक्स लिंक्ड पर नहीं होंगे, ठीक है। अब ये सर्कल बना करके एक डॉट बना दिया, तो ये क्या होंगे आपके, ये कैरियर होंगी। अब कैरियर कौन होती हैं, मोस्टली कैरियर फीमेल होती हैं। हमने लास्ट क्लास में जब डिजीज के बारे में हमने स्टडी किया था तो हमने देखा था कि मोस्टली कैरियर कौन होती हैं, कि फीमेल होती हैं। सो दिस इज योर एक्स लिंक्ड फीमेल कैरेक्टर, ठीक है ना। जो कैरेक्टर होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा, और ये क्या होगा, इस तरह का जो शेप बनेगा वो क्या होगा, कैरियर होगा, ठीक है। अब आ जाइए, पैटर्न क्या बनेगा, कैसे स्टडी करेंगे। इतना हमने तो देख लिया, पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये इस तरह का सिंबल बना हुआ है, और ये जो है अगर इस तरह से कुछ बन रहा है तो ये आपका क्या बता रहा है कि जब हम एनालाइज करेंगे कि किस तरह से डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें आपको ये ग्राफ बना करके शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब पैटर्न क्या है, तो कुछ शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट्स बेसिकली कुछ तरीके हैं जिनको हमने देखा हुआ है। इनको अगर एक बार हम देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो हम पता कर पाएंगे कि अच्छा अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो क्या बन रहा है, एक फिक्स्ड पैटर्न बनेगा, और इस तरह से इस मेथड से क्या हो रहा है, क्या लक्षण जो है वो स्थानांतरित हो रहा है, ठीक है ना। तो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ
आपके मेथड हैं, बेसिकली कुछ आपके ट्रिक्स हैं जिनको देखते हुए आप क्या करेंगे, पता कर पाएंगे कि अच्छा डिजीज जो है या कोई कैरेक्टर जो है वो क्या हो रही है, इस वे में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इसमें एक तो है आपके ऑटोसोमल, यानी ऐसे एलिल्स जो आपके ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट होंगे, एक होंगे आपके एक्स लिंक्ड ऐसे एलिल्स या ऐसे जीन्स आपके जो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे, और कुछ ऐसे भी जीन्स होंगे जो आपके वाई क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होंगे, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको होलैंड्रिक टाइप कहा जाता है। ठीक है ना, क्या होते हैं ये होलैंड्रिक टाइप के होते हैं बेसिकली ये जीन्स जो वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑटोसोमल में क्या होते हैं, एक को हमने पढ़ा था डोमिनेंट होते हैं, एक कैसे होते हैं, रेसेसिव होते हैं। रेसेसिव में याद करिए ऑटोसोमल डिजीजेस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, आपका जो सीकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये सब क्या है आपके ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीजेस थी। ठीक है ना, तो ये क्या है आपके ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट है और रेसेसिव कैरेक्टर हैं, यानी ये इनके जो जीन्स है ये इस तरह से रिप्रेजेंट हम करेंगे। अगर ये होमोजाइगस हैं तो क्या होगा, अफेक्टेड होंगे, और अगर ये क्या है हेट्रोजाइगस है तो इतने अफेक्टेड नहीं होंगे, और अगर डोमिनेंट है क्या है तो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे। हमने ये स्टडी किया हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, आ जाइए। तो डोमिनेंट में क्या होगा, डोमिनेंट में हर एक जनरेशन में आपको डिजीज्ड पर्सन मिलेंगे, या तो फादर डिजीज्ड होगा या मदर डिजीज्ड होगी, फिर फादर या मदर से जो बच्चे होंगे उनमें से क्या होंगे, बच्चों में से कोई ना कोई बच्चा क्या होगा, अफेक्टेड होगा। फिर वो जो बच्चे जब माता पिता बनेंगे तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो हर एक जनरेशन क्या होगा, अफेक्टेड होगा। एवरी जनरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इक्वली अफेक्टेड। ठीक है ना, तो जो ये जनरेशन होगा, लेट्स से कि ये इनकी शादी हो रही है और फिर इनसे क्या हो रहा है, इनसे बच्चे हो रहे हैं। मान लेते हैं एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई, और लेट्स से 2 लड़कियां हो गई। ठीक है, अब इसमें से मान लेते हैं कि पापा क्या है, पापा अफेक्टेड हैं। ठीक है, पापा क्या है, अफेक्टेड हैं। अब क्या होगा, अब पापा से क्या हो गया, पापा से लेट्स से कि जो इनके बच्चे हुए, अब ये लड़की क्या हो गई, ये लड़की भी क्या हो चुकी है, अफेक्टेड हो चुकी है। फिर अब इनकी भी शादी होगी, जब इनकी शादी होगी तो मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, इस लड़की की शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई है, हाँ ऐसे दिखाते हैं हम, इस लड़की की क्या हो चुकी है, शादी हो चुकी है। ऐसे ही दिखाना है ना, सॉरी एक सेकेंड। हाँ, इस लड़की की भी क्या हो चुकी है, शादी हो चुकी है। ठीक है, अब इससे भी बच्चे आएंगे, इसके भी बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, जब इसके भी बच्चे पैदा होंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं कि अब लड़के की शादी हो चुकी है, लड़के की भी क्या हो चुकी है, शादी हो चुकी है। ये लड़की है, ये फीमेल गोल है। ठीक है, ये इसकी भी शादी हो चुकी। अब इसमें क्या हुआ, लड़का अफेक्टेड हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, ये आपका है फर्स्ट जनरेशन, आ जाओ, और ये है आपका, ये बच्चे हो गए, ये है आपका क्या, ये सेकंड जनरेशन, और ये वाला क्या है, थर्ड जनरेशन। तो हर एक जनरेशन में क्या दिख रहा है हमको, डिजीज्ड पर्सन दिख रहे हैं। ये थोड़ा सा, एक मिनट, हर एक जनरेशन में क्या दिख रहा है, डिजीज्ड पर्सन दिख रहा है। ठीक है, इसको भी मैंने कर दिया क्या, ठीक। क्या हुआ, इधर फादर बीमार हो गया, इधर ये इसकी बेटी बीमार हो गई, फिर इसकी शादी हो चुकी है जो बीमार हुई है, फिर क्या हुआ, इधर ये जो है इसका जो, अच्छा इसके बच्चे भी होंगे ना, शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, तो ये इसका क्या हुआ, ये बच्चा भी इसका क्या हो गया, बीमार हो गया। ठीक है, तो हर एक जनरेशन में क्या दिख रहा है, तीनों जनरेशन में हमको डिजीज्ड पर्सन देखने को मिल रहे हैं। जब आपको हर एक जनरेशन में बीमार पर्सन देखने को मिल जाए, एक मिले 2 मिले, तो वो क्या होंगे, आपके डोमिनेंट होगा। कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। ठीक है, अगर वो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है तो वो कैसा होगा, ऑटोसोमल होगा। कैसा होगा, एक सेकेंड, ऑटोसोमल होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए। तो डोमिनेंट ऑटोसोमल में हम क्या देख रहे हैं कि हर एक जनरेशन में मेल फीमेल क्या होंगे, बराबर से अफेक्टेड होंगे, यानी कि जो डिजीज है वो हर एक जनरेशन में आपके प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आते हैं, रेसेसिव में क्या होगा, रेसेसिव वाला आपका क्या करता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखाता है। अभी जो हमने डायग्राम बनाया था
तो मान लेते हैं कि क्या हुआ, दो पर्सन की शादी हुई, यानी लड़के और लड़की की शादी हुई, वो बीमार नहीं है, लेकिन उनका जो बच्चा था, यहाँ पे जो एक आपका ग्राफ बना हुआ था, वहाँ जो बच्चा था, उस बच्चे में, एक बच्चे में क्या हो गया, रोग आ गया, डिजीज आ गया, ठीक है। मम्मी पापा तो बीमार नहीं है, लेकिन बच्चा बीमार हो गया। फिर उनमें से उनके बच्चे की जब शादी होती है तो क्या हो रहा है कि उसमें से कोई अभी बीमार नहीं है, यानी वो रोग क्या हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, स्किप्ड करके जो डिजीज है वो ट्रांसफर हो रही है। मम्मी पापा बीमार नहीं है, लेकिन बेटा या बेटी में से कोई एक बीमार हो गया, फिर बेटा या बेटी की किसी की शादी हो रही है, तो उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो बीमार नहीं है, ठीक है। तो जनरेशन जो डिजीज है वो क्या कर रही है, हर जनरेशन में स्किप हो रही है, यानी हर एक जनरेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो वो कैसा होगा, रेसेसिव होगा, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, ये आपका क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करता है। कैसा पैटर्न शो करता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करता है। एक जनरेशन को छोड़ देता है, दूसरी जनरेशन में आ जाता है। जरूरी नहीं है, अगर आपको स्किप्ड पैटर्न देखने को मिल रहा है तो आपका रेसेसिव होगा, ठीक है। अगर हर जनरेशन में रोग प्रेजेंट है तो आपका कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। ये तरीका है पता करने का, ठीक है। ये क्या करेगा, जनरेशन को स्किप करके आएगा। अब आते हैं एक्स लिंक्ड पर। एक्स लिंक्ड है तो क्या होगा, एक्स लिंक्ड भी हमने देखा था दो टाइप का होता है, डोमिनेंट होता है और कैसा होता है, रेसेसिव होता है। तो डोमिनेंट वाला क्या होगा, डोमिनेंट वाले में फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होती है। डोमिनेंट वाले में क्या होगा, आपकी फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होगी। और डोमिनेंट वाले में हमने अभी क्या स्टडी किया कि हर जनरेशन में आपको रोग देखने को मिलेगा। हर जनरेशन में क्या देखने को मिलेगा, रोग देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये क्या हो गए, ये बच्चे हो गए, यहाँ पे ये भी क्या हो गया, ये बच्चे हो गए, ठीक है। इसमें लेट्स से कि ये फीमेल क्या है, बीमार है, ये फीमेल बीमार है। अब इसने क्या किया, इसके जो बच्चे थे तो इसमें से ये बीमार हो गई और ये भी बीमार हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम लड़की की शादी करा दे रहे हैं। मान लीजिए लड़की की शादी करा दिया और इसी बीमार लड़की की शादी करा दिया, शादी करा दिया। तो जब आप शादी कराएंगे तो आपको इसको इस तरह से दिखाना पड़ेगा, यहीं पे ऐसे हम दिखा देते हैं। इसकी शादी हो गई, जब इसकी शादी हुई तो इसके भी बच्चे आएंगे। जब इसके बच्चे आएंगे तो मान लेते हैं लड़का है, लड़की है और क्या है, लड़की है, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ, इसमें देख रहे हैं कि इसमें इसका बेटा बीमार हो गया। क्या हो गया, कौन बीमार हुआ, बेटा बीमार हुआ। एक जनरेशन, दो जनरेशन और क्या दिख रहा है, तीन जनरेशन, ठीक है। तो हर जनरेशन में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि हर जनरेशन में बीमारी क्या हो रही है, प्रेजेंट हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। कैसा होगा, ये डोमिनेंट होगा। अब आ जाइए, अब क्या दिख रहा है, डोमिनेंट में एक्स लिंक्ड वाले में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। डोमिनेंट में क्या होगा, फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होगी, फीमेल क्या होगी, ज़्यादा अफेक्टेड होगी। और जो पिता होगा, ये आपका कलर ब्लाइंडनेस का एक सिंबल है। इसमें हमने क्या देखा था कि आपके जो फादर होते हैं, बेसिकली फादर से, यानी अगर फादर बीमार है तो बेटी ज़रूर से ज़रूर बीमार होगी। तो ऑल डॉटर ऑफ अफेक्टेड डैड आर अफेक्टेड, ठीक है। सब जितनी भी मतलब जो पिता हैं, अगर पिता बीमार हैं तो जितनी भी बेटियां हैं, मतलब जो हस्बैंड वाइफ है उनकी मान लेते हैं दो बेटियां हैं, तो दोनों ही बेटियां क्या होंगी, बीमार होंगी, ठीक है। क्योंकि फादर से जो डिजीज है वो किस में ट्रांसफर हो रही है, बेटियों में ट्रांसफर हो रहा है। कब ट्रांसफर हो रहा है, डोमिनेंट होगा तब, यानी जो एलिल होगा वो डोमिनेंट एक्स लिंक्ड होगा तब। रेसेसिव में क्या हो रहा है, रेसेसिव में हमने देखा था कि मेल ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। मेल क्या हो रहे हैं, आपके ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। और ये भी आपका क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या होता है, शो करता है। कैसा पैटर्न शो करता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करता है। यानी कि पिता है, पिता से बेटी में जाएगा और क्या होगा, फिर बेटी से क्या किस में जाएगा, बेटे में जाएगा, ठीक है ना। फिर बेटा जो है, बेटा पिता बनेगा तो वो किस में ट्रांसफर करेगा, अपनी बेटी में ट्रांसफर करेगा। तो इसी तरह से मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल ट्रांसफर होता है। कौन सा वाला, आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिजीज है आपका तब। एग्जाम्पल हमने देखा था, कलर ब्लाइंडनेस है आपका, हीमोफीलिया है आपका। ये क्या हो रहे हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न शो कर रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और क्या है, रेसेसिव है।
ठीक है। अब आते हैं, देख लेते हैं वाई लिंक्ड वाला, होलैंड्रिक टाइप का। वाई लिंक्ड वाले पे क्या हो रहा है, इसमें मेल जो होता है, मेल ज़्यादा अफेक्टेड होता है, मेल ही अफेक्टेड ही होता है बेसिकली। और इसमें एक डिजीज़ है आपका, क्या है, हाइपरट्राइकोसिस एक डिजीज़ होती है, जिसमें हम इस टाइप का पैटर्न देख सकते हैं। इस टाइप का जो इनहेरिटेंस है वो हम देख सकते हैं। तो ये है आपके कुछ पैटर्न जिससे आप क्या कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से जो डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र हो रही है। मैं आशा करती हूँ कि मैं समझा पाई हूँ आपको। एक डायग्राम है जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, 1 मिनट। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरेशन देखेंगे कि कितनी पीढ़ी बन रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पीढ़ी क्या हो गई, ये हो गई, इसमें शादी हो चुकी है, मेल और फीमेल की शादी हो चुकी है, ये हो गई आपकी फर्स्ट पीढ़ी। अब इनसे क्या आ गई, ये इनके बच्चे हैं, है ना, ये क्या है इनके, देखो कितने बच्चे हैं, 1 2 3 और 4, कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। अब 4 बच्चों में से कितने की शादी हो चुकी है, देखिए ये इसकी बेटी है और इस बेटी की शादी हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर ये तीसरी वाली बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। तो ध्यान देना आप लोग। ठीक है, देखो एक जनरेशन, अब उसके बाद इसके बच्चे पैदा हुए, उसके बाद क्या होगा आपका, ये जो होगा ये दूसरा जनरेशन होगा। ये कौन सा जनरेशन होगा, दूसरा जनरेशन होगा। अब इसके पहली बेटी की शादी हो गई, मान लो मैं इसको रोमन नंबर से दिखाती हूँ, पहली बेटी की शादी हो गई और तीसरी बेटी की शादी हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो तीसरी पहली बेटी से कितनी बेटियां हुई, 2 बेटियां हो गई, और तीसरी बेटी से कितनी बेटियां हो गई, 3 बेटियां हो गई। अब जरा सा हमें ये थोड़ी ना देखना है कि किसकी कितनी बेटी हुई है और किसकी कितनी बेटे हुई, ये हमें नहीं देखना है। हमें देखना है कि बेसिकली डिजीज का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, ये कैसा है आपका, रेसेसिव है, कैसा है, रेसेसिव है। अभी हमें नहीं पता है कि ये आपका क्या होगा, ऑटोसोमल है कि क्या है। ये हम देख रहे हैं कि ये मेल पर क्या दिख रहा है, मेल बीमार है और रेसेसिव है। ठीक है, और मेल पर क्या होगा आपका, X और Y क्रोमोसोम है, मेल में होता है। ये हम देख लेते हैं, एक आइडिया लगा के हम चल रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें इसकी बेटी बीमार हो गई, क्या हो गई है, बेटी बीमार है और एक ही बेटी बीमार है। ठीक है, उसके बाद क्या देख रहे हैं हम अभी, उसके बाद जो इन थर्ड वाला जनरेशन है, ये है आपका थर्ड जनरेशन, ये है फर्स्ट जनरेशन, 1 2 3, थर्ड जनरेशन में कोई भी बीमार नहीं है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि एक जनरेशन और दूसरे 2 जनरेशन में हमको डिजीज प्रेजेंट दिखाई दे रही है, लेकिन थर्ड जनरेशन में हमको कोई भी डिजीज दिखाई नहीं दे रहा है। और ये कैसा है, ये आपका रेसेसिव है। कैसा है, रेसेसिव है। तो क्या हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको एक्स लिंक्ड रेसेसिव कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, इसको बच्चों एक्स लिंक्ड रेसेसिव हम इसको बोलेंगे। और रेसेसिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जनरेशन को स्किप करके जा रहा है। क्या कर रहा है, जनरेशन को स्किप करके जा रहा है। ठीक है, ये क्या है का आपका एक अप्रभावी विभेदक दिखाई दे रहा है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव दिख रहा है ये। ठीक है ना। अच्छा, आज आगे आ जाइए इसको, अब ये वाले एक फिगर को भूल जाइए। अब डोमिनेंट वाला हम देखेंगे थोड़ा सा। ये क्या है आपका, ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, ये सेकेंड जनरेशन हो गया, और ये देखो ये थर्ड जनरेशन हो गया। तो ये क्या दिख रहा है, मेल अफेक्टेड है। उसके बाद क्या हो रहा है, मेल से यहाँ पे इसके कितने बच्चे हैं, देखो ये इसकी बेटी, ये बेटा, ये बेटी और ये बेटा। ठीक है ना। अब क्या देख रहे हैं कि बेटी बीमार है, बेटा बीमार है, बेटी बीमार है और बेटा बीमार है। पहली वाली बेटी की शादी हो चुकी है और तीसरी वाली बेटी की भी शादी हो चुकी है। फिर बेटी बीमार है तो बेटी से ट्रांसफर हो रहा है बेटी में। ठीक है, और फिर बेटी बीमार है तो बेटी से ट्रांसफर हो रहा है बेटी में। ये क्या हो रहा है, हर जनरेशन बीमार है। देखो पहली जनरेशन में पापा बीमार हो गए, दूसरी जनरेशन में 1 2 3 4 बच्चे क्या हैं, बीमार हैं, और चारों के चारों बच्चे बीमार हैं। जरा देखो तो चारों के चारों बच्चे क्या हैं, बीमार हैं। ठीक है, 2 भी बीमार होते तो भी हम ये मान के चलते कि पहले जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बीमारी क्या हुई है, आपकी ट्रांसफर हुई है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जनरेशन में जब आ रहे हैं तो थर्ड जनरेशन में भी देख रहे हैं कि बेटी क्या हो गई है, बीमार हो गई है, और मदर से बेटी बीमार हो रही है। मदर से बेटी कब बीमार हो रही है, आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। जब एक्स लिंक्ड क्या होगा, डोमिनेंट होगा, तो जो डिजीज है वो फीमेल टू फीमेल क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, हमने अभी देखा था। तो ये आपका कैसा है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट
है। क्या हो रहा है यहाँ पे, या कैसा पैटर्न शो हो रहा है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज का पैटर्न इसमें हमें शो हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, एक अप्रभावी पुरुष समयुग्मजी वाला कैरेक्टर आपका दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेल बीमार है और क्या है, ये होमोजाइगस है। कैसा है, होमोजाइगस है। ठीक है, थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले जनरेशन बनाइए, 1 2, और ये कैसा जनरेशन आपका, तीसरा जनरेशन। कैसे पता आपको चलेगा कि कितना जनरेशन हुआ, ये देखिए, एक जनरेशन हो गई, मेल और फीमेल, मतलब लड़का लड़की की शादी हो गई। अब इसमें सबसे पहले बच्चा, ये आप छोड़ दीजिए, ये भूल जाइए। यहाँ से इनके कितने बच्चे बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कितने बच्चे हैं यहाँ पर, 5 बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 सेकेंड माफ कीजिएगा, 1 2 3 और 4, कितने बच्चे हैं यहाँ पर, 4 बच्चे। ठीक है, देखो फादर बीमार है, ठीक है, फादर बीमार। अब यहाँ पे कुछ आपको शो नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। फादर बीमार है, फादर से क्या हुआ, बेटी में ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर बेटी बीमार है, और कौन बीमार है, बेटा भी बीमार है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर इस बेटी से, यानी इसकी नातनी भी क्या हो गई है, बीमार हो गई है। सीधी सी भाषा में कहूँ तो पहले जनरेशन में पापा बीमार हो गए, दूसरे जनरेशन में इनकी बेटी और बेटा बीमार हैं। सबसे पहले यही एक पैटर्न हम बनाते हैं, देखते हैं। फादर बीमार हो गए, फादर से क्या हो गया है, बेटी बीमार हो गई, और इनकी बेटी से इनकी नतनी भी क्या हो गई, बीमार हो गई। यानी इसकी, ये जो मदर है, इसकी बेटी भी क्या हो चुकी है, बीमार हो चुकी है। इसको मैं हटा दूं तो समझ में आएगा अच्छे से। बीमार है तो क्या दिख रहा है आपको, सब बीमार है, सब बीमार है ना। हर जनरेशन में क्या हो रही है, बीमारी दिख रही है। कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। कैसा होगा, डोमिनेंट, प्रभावी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है, बेटा भी बीमार है। यहाँ पे ये भी हमको दिख रहा है। ठीक है, देखो बेटा और बेटी दोनों बीमार है, तो यानी ये कैसा हो सकता है, ये आपका कैसा होगा, हेटेरोजाइगस हो सकता है। कैसा हो सकता है ये आपका, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। ये कैसा हो सकता है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। एक प्रभावी लक्षण पुरुष विषम युग्मजी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये मेल में डिजीज क्या है, मेल में है, और मेल से क्या हो रहा है, तुम्हारा बेटी में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ किस में ट्रांसफर हो रहा है, बेटे में भी ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद इस बेटी से किस में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। ठीक है, यानी हेटेरोजाइगस एलील होगा तभी ये क्या करेगा, दोनों में जाएगा। अदरवाइज वो क्या होगा, सिर्फ एक में ही, अगर होमोजाइगस है तो सिर्फ वो एक में ही जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि ये पैटर्न जो है बच्चों, वो मैं आपको समझा पाई हूँ। देखिए, आपके एग्ज़ाम में बेसिकली 12th में हमारा जो नॉर्मल एग्ज़ाम है एकेडमिक वाला, उसमें अभी तक मैंने पेडिग्री एनालिसिस से इतना डिटेल क्वेश्चन देखा नहीं है। आपके नीट वगैरह में डिटेल्ड क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इसमें नहीं बनता है, बट क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो हम इसको बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया पेडिग्री एनालिसिस का टॉपिक हमने देख लिया हुआ है। अब एक और टॉपिक बच गया है जिसको हमें देखना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस आपकी करी क्यों जाती है। ठीक है ना, ज़रूरत क्या है वंशावली विश्लेषण का अध्ययन करने की। तो सबसे पहले तो हमने यही देख लिया कि हमें ये देखना होता है कि अगर फीमेल में कोई डिजीज़ है जो कि जेनेटिक डिजीज़ है, तो क्या ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है जिससे वो फर्दर बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो पाए। ठीक है, अगर हमें ये पैटर्न पता है और हम ऐसा कुछ स्टडी कर पा रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वंशावली अध्ययन के आधार पर किसी दंपति को आगामी बच्चों या भ्रूण में हो सकने वाली असामान्यताओं के बारे में समय से पहले जानकारी दी जा सकती है। इस स्टडी का ये मतलब फायदा हो सकता है। मनुष्य में चूंकि नियंत्रित संकरण, कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन नहीं संभव है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाता है ये कराने में। तो आनुवंशिक विकारों का अध्ययन जो है वो हम पेडिग्री की मदद से कर सकते हैं। पेडिग्री एक हम क्या बनाएंगे, एक लिंक ट्री बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे, और उसकी मदद से हम देख सकते हैं कि किस तरह से डिजीज़ क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। अब ये पता कैसे चलेगा, क्या मैम आप ऐसे बस ट्री बना करके चलेंगे, नहीं। हम ये कैसे पता चलेगा, आपके दादा में कोई प्रॉब्लम थी क्या, आपके दादा को कलर ब्लाइंडनेस टाइप का कुछ डिजीज़ था क्या, या हीमोफीलिया जैसा कुछ था क्या, फिर आपके फादर को कुछ था क्या, या दादा के पापा को कुछ था क्या। ये पता कर करके हम क्या करते हैं, एक
आपका लिंक ट्री बनाते हैं और उसके हिसाब से हम बता पाते हैं कि हाँ हो सकता है कि आप में भी इस तरह की डिजीज़ क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, वंशावली विश्लेषण से हमारे लिंग सहलंग एक्स लिंक्ड डिजीजेज संबंधी ज्ञान जो है हमको मिलता है, और उसमें क्या होती है फिर अगर उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो पहले पता चल जाएगा, तो उसको सॉल्व करने में भी आसानी थोड़ी सी होगी। आनुवंशिक असामान्यता का प्रभावी एवं अप्रभावी के रूप में पहचान कर ग्रसित व्यक्ति की कैरियर होमोजाइगस के रूप में पहचान होती है, और इनसे इन रोगों के मामलों को कम कर सकते हैं हम, और आने वाली पीढ़ी को इसके परामर्श के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और टेक्नोलॉजी एंड साइंस हमारा इतना आगे आ चुका है कि अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट है, ऐसा कुछ संभावना बनता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को उस आने वाली मुसीबत से बचा सकते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट टॉपिक आज का जो हमारा है, अभी मैंने आपको कहा था कि किस तरह से ट्विंस का स्टडी हम करते हैं, कैसे बता पाते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस हैं या आपके जिनको मोनोजाइगोटिक बोला जाता है, डाइजाइगोटिक बोला जाता है, या फिर एक और होता है जिसको क्या कहा जाता है, सियामीज कहा जाता है। इनको भी, ये भी एक टाइप के आपके मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जुड़वा बच्चे बनेंगे कब कब, कौन सा ऐसा कंडीशन आता है कि जो फीमेल प्रेग्नेंट है वो जुड़वा बच्चे को जन्म दे सकती है। कभी कभी 3 बच्चे पैदा होते हैं, बट ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन होता है। मैक्सिमम जो देखा जाता है, एक बच्चे, ह्यूमन बींग्स में 1 बच्चे या 2 बच्चे का जन्म देखा जाता है। ठीक है, तो अगर हमने क्या देखा है बच्चों कि स्पर्म एंड ओवम क्या करता है, फर्टिलाइज करता है हमारा, और फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एंड एम्ब्रियो आफ्टर क्लीवेज इट डेवलप्स इनटू अ प्रॉपर इन्फेंट विच कैन बी योर मेल और फीमेल बेबी, राइट। तो स्पर्म क्या कर रहा है, स्पर्म जो है आपका, इसने क्या करा, ओवम से क्या किया, इन दोनों के न्यूक्लियस ने क्या किया, फ्यूज किया, और क्या बनाया, जाइगोट बनाया। अब ये जो जाइगोट है आपका बच्चों, जब एम्ब्रियोनिक सिंगल, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो स्पर्म है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ओवम से 2 स्पर्म ने क्या करा, आपका फर्टिलाइजेशन किया। एक स्पर्म से क्या करा, एक ओवम से 2 स्पर्म ने क्या करा, फर्टिलाइजेशन किया, और जो जाइगोट बना, ये आफ्टर क्लीवेज क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 बच्चों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये 2 बच्चों में डिवाइड हो जाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके एक साथ 2 स्पर्म क्या हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। ये देखो, ये एक ओवम आ गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बच्चे बनेंगे एक साथ क्या हो रहे हैं, एक मिनट, मोनोजाइगोटिक है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके सिंगल जाइगोट से 2 बच्चे बन रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सिंगल जाइगोट से आपके क्या हो रहे हैं, 2 बच्चे बन रहे हैं, जिसको क्या कहा जाता है, मोनोजाइगोटिक कहा जाता है। अब ये देखो, ये तुम्हारा क्या हो रहा है कि जो स्पर्म है तुम्हारे फ्रैटर्नल, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ माफ कीजिएगा, डाइजाइगोटिक वाले डायग्राम में ये क्या दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखो, ये है मोनोजाइगोटिक वाला डायग्राम ना, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो, ये चेक करिए, ये है क्या आपका, ये है स्पर्म, स्पर्म क्या कर रहा है, ओवम से क्या कर रहा है, ये फर्टिलाइज कर रहा है। ओवम से फर्टिलाइज करने पर क्या हो रहा है, हमारा जाइगोट बना। यहाँ तक अभी ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एक ही स्पर्म क्या कर रहा है, हमारे ओवम से क्या कर रहा है, सिंगल स्पर्म सिंगल ओवम का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, जाइगोट बना। जाइगोट क्या होगा, फर्दर क्लीवेज के दौरान जाइगोट में क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, एंड 2 एम्ब्रियो आपके क्या हो जा रहे हैं, बन जा रहे हैं। इन्हीं 2 एम्ब्रियो से क्या हो रहा है बच्चों, जुड़वा बच्चे बन रहे हैं, जो कि आपके क्या हैं, ट्विंस हैं। और ये क्या होंगे, ये बिल्कुल आपके क्या होंगे, इनका जेंडर भी सेम होगा, लड़का लड़का हो सकता है, लड़की लड़की हो सकती है, एंड रूपरेखा इन सब में क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए इनको आइडेंटिकल ट्विंस बोला जाता है, और इनको क्या कहा जाता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है, जुड़वा बच्चे इनको कहा जाता है, एक युग्मजी जुड़वा बच्चे इनको कहा जाता है। अब आते हैं आपके डाइजाइगोटिक ट्विंस पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ओवम है, एक ही साथ
दो ओवम का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक ही साथ क्या हो रहा है, दो ओवम का फर्टिलाइजेशन हो रहा है और दो जाइगोट बन रहे हैं और ये दोनों फर्दर क्या कर रहे हैं, क्लीवेज के दौरान क्या हो रहा है, डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है और क्या हो रहा है, आपके नॉन आइडेंटिकल बच्चे बन रहे हैं जिसमें लड़का लड़का हो सकता है, लड़की लड़की हो सकती है, या फिर आपका क्या हो सकता है, लड़का लड़की हो सकती है। ये देखो जैसे लड़का लड़की हो रहा है और लड़का लड़का बन जा रहा है या लड़की लड़की बन जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों देखने में इनकी जो शक्ल है, जो इनका पैटर्न है वो एक जैसा दिखे, ये एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, एक साथ दो ओवम के साथ, दो स्पर्म दो ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। आफ्टर डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दो बच्चे एक साथ बन रहे हैं जिसको क्या कहा जाता है, आपका डाइजाइगोटिक ट्विंस कहा जा रहा है। इट कैन बी बोथ बॉयज और बोथ गर्ल्स और इट कैन बी बॉय एंड गर्ल। ठीक है ना, एक साथ। अब आते हैं आपका सियामीज क्या होते हैं। सियामीज क्या होते हैं, ये इसमें भी बेसिकली आपका एक ही ओवम क्या कर रहा है, एक स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन कर रहा है, जाइगोट बन रहा है। आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या हो रहा है, इसमें आपके जो ये आपका एम्ब्रियो है ये डिवाइड हो जा रहा है। एम्ब्रियो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है जिसमें दो बच्चे बन जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आती है कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। एम्ब्रियो जो होता है ये कंप्लीटली दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जो बच्चे होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं। ये बच्चे कैसे होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। कभी इनका सिर जुड़ा होता है, कभी इनका पैर आपस में जुड़ा होता है। इस तरह के बच्चों को आपने देखा होगा। तो ये बच्चे कैसे होते हैं, इन बच्चों के सियामीज कहा जाता है या मोनोजाइगोटिक ट्विंस इनको कहा जाता है। ये आपके लड़का लड़का हो सकते हैं या लड़की लड़की हो सकती हैं। ठीक है ना, ये इसमें भी क्या होगा, जो आपका बच्चे होंगे वो या तो लड़का लड़का होगा या फिर लड़की लड़की होगा। ये यहाँ तक तो इसका जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल मोनोजाइगोटिक ट्विंस की तरह होता है एंड नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की तरह होता है। लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर क्या हो रहा है, एम्ब्रियो जो है हमारा वो दो पार्ट्स में बेसिकली पार्शियली डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो दो बच्चे बनते हैं और कुछ हिस्सा इनका क्या होता है, आपस में जुड़ा रहता है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये ट्विंस किस तरह से बच्चे बन रहे हैं, जुड़वा बच्चे कैसे बन रहे हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। आज का बहुत छोटा सा क्लास था जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक था पेडिग्री एनालिसिस का, तो इसलिए मैंने ये क्लास लेना ज़रूरी समझा। तो आज का क्लास बस इतना ही है और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई सवाल है आपका, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। और बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए। अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो आज जो हमने इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी किया, एक मिनट, आज हमने जो इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी किया, इसी से रिलेटेड जो हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है तो उसका मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी हम करेंगे, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आप डीएनए और आरएनए और बाकी सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। जल्दी ही वो भी क्लास में लेकर के आऊँगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है बच्चों तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, इससे मुझे थोड़ा सा और इंस्पिरेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।